जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। आज हम एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और विशेष टॉपिक क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजर्स ने राहु केतु और शनि को इतना बदनाम किया हुआ है कि जब हमें कुछ नहीं सूझता तो राहु केतु जहां भी हम देखते हैं दशाओं में, अंतरदशाओं में या किसी भी भाव के अंदर, तो सीधा सीधा हमारा जवाब होता है कि आपके साथ जो भी एक घटनाएं हुई है वो राहु की वजह से है या शनि की वजह से है बेसिकली। मगर कोई भी ग्रह हमेशा ना ही तो अच्छे फल देता है और ना ही बुरे फल देता है। हर एक ग्रह हर एक अलग अलग कुंडली के लिए उसकी अपनी कुंडली में पोजीशन के बेस पर अलग अलग तरीके के फल देता है। सभी लोगों के लिए राहु ना ही तो अशुभ होता है ना ही शुभ होता है। राहु भी दोनों तरीके के मिक्स फल देता है। राहु को हम टेक्निकली जाने तो राहु क्या है, बेसिकली तो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं, जिसको हम सन से लेकर सैटर्न तक 7 ग्रह हैं। और राहु और केतु कोई फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। स्पेस के अंदर सन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और मून जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे जाकर वो मीट करते हैं दो जगह पर, उन पॉइंट्स को, ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को हम रेस्पेक्टिवली राहु या केतु बोल देते हैं। तो यदि हम फिजिक्स या साइंस के बेस पर इसको करें, ज्योमेट्री के बेस पर करें, तो ये कोई फिजिकल बॉडीज नहीं है। ये एक्चुअल में वो पॉइंट है जहां पर सूर्य और चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वो इंटरसेक्ट करता है। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा लगातार मूव करते रहते हैं, इसलिए उनमें उनके ऑर्बिट की पोजीशन भी बदलती रहती है और इसलिए हम मान के चलते हैं कि राहु और केतु की पोजीशन लगातार बदलती रहती है। एस्ट्रोलॉजी में बाकी सब ग्रह चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर या तो डायरेक्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं या वो अपोजिट डायरेक्शन में, वक्री डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसको रेट्रोग्रेड प्लैनेट बोलते हैं। मगर राहु और केतु दोनों अपोजिट पॉइंट्स होते हैं ऑलवेज कुंडली में। राहु जिस भी भाव में हो, केतु उसके अपोजिट भाव में ही होगा। तो ये जनरली रेट्रोग्रेड मूव करते हैं, वक्री मूव करते हैं। कुछ 1-2 दिन या 4 दिन के लिए ये कभी कभार या तो मूव नहीं करते हैं या इनकी डायरेक्ट मोशन हो जाती है। अब जो मेरा टॉपिक है आज का, वो मैं बात करूंगा। शुरू में मैंने जैसे कहा कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, कोई भी नेटिव आता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, हमें कुछ समझ में नहीं आया या आपने ठीक से देखा है नहीं देखा, राहु केतु दिखा दशा में, अंतरदशा में या उसके किसी भाव में, तो हम सब कुछ राहु केतु पर डाल देते हैं। मगर राहु केतु ना ही तो हमेशा अच्छे फल देते हैं ना ही बुरे फल देते हैं। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि राहु और केतु कब और किसको अच्छे फल देंगे और किसको बुरे फल देंगे। जैसे कि सभी प्लैनेट्स अलग अलग लग्न की कुंडलियों के लिए अलग अलग तरीके के फल देते हैं। मैंने यहां पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है, तो कोई भी ग्रह कैसे फल देगा ये उसकी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा कि वो किन हाउसेस का स्वामी है। जो भी ग्रह त्रिकोण के स्वामी होते हैं, ये 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये इनमें जो लिखी हुई है वो राशि है। तो इस हाउस का स्वामी जो भी ग्रह होगा, इस हाउस का स्वामी जो भी ग्रह होगा और इस हाउस का स्वामी जो भी ग्रह होगा, वो हमेशा शुभ माना जाता है। चाहे वो ग्रह आपका शनि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो जुपिटर हो या कोई भी हो, शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, यदि वो इन हाउसेस का स्वामी है तो वो शुभ माना जाएगा। जैसे इस कुंडली में देखूं मैं, तो यहां का स्वामी हुआ चंद्रमा मून, इस त्रिकोण का स्वामी है मंगल और इस त्रिकोण का स्वामी है जुपिटर। इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए मंगल इस केंद्र और इस त्रिकोण का स्वामी है, तो वो योग कारक होगा, अति योग कारक होगा। पर मेरे आज के इस क्लास का टॉपिक योग कारक या अति योग कारक बताना नहीं है। आज की क्लास का टॉपिक है हम राहु और केतु को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो आपके लिए अच्छे फल देंगे या आपके लिए खराब फल देंगे। तो हम शुरू करते हैं, राहु और केतु को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो राहु केतु की आपने कुंडली में पोजीशन देखनी है। अब राहु को लेके मैं चल रहा हूं
केतु को हम इसी तरीके से देख लेंगे। मैं राहु को एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये जो भी मैं बता रहा हूं ये लघु पाराशरी के बेसिस पर जो भी रिजल्ट आते हैं उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल एकेडमिक क्लासिक्स के बेस पर है, इसमें मैंने कोई भी प्लस और माइनस ऐड नहीं किया है। तो राहु यदि केंद्र पोजीशंस पे हो, त्रिकोण पोजीशंस पे हो, ये त्रिकोण पोजीशंस हैं जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूं, तो ये शुभ फल देगा या बेनिफिक होगा ऐसे नेटिव के लिए जिनका राहु इन हाउसेज में रखा हुआ है, पहले हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में। तो राहु यदि 1, 5 और 9 में प्लेस्ड हो तो वो शुभ फल देगा, या जिसे हम बेनिफिक बोलते हैं, बेनिफिक होगा उस नेटिव के लिए। तो ऐसे नेटिव का राहु उसे खराब फल नहीं देगा। तो राहु की दशा देखी और बोल दिया नहीं ये तो राहु की दशा है, या राहु यहां पर है इसलिए आपको खराब फल मिलेगा, नहीं। यदि वो आपका लग्न में 5वें भाव में और 9वें भाव में है तो अपनी दशाओं में आपको अच्छे फल देगा और आपका बेनिफिट करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेनिफिक इन दीज हाउसेस। दूसरे तरीके के जो हाउसेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्राइन या त्रिकोण। सेकंड टाइप के हाउसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं केंद्र। तो केंद्र में वैसे लग्न भी मानी जाती है, हाउस नंबर 1, पर उसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। ये वाला हाउस, ये वाला हाउस और ये वाला हाउस मींस हाउस 4, 7 एंड 10th हाउस के अंदर राहु न्यूट्रल होगा, जिसे हम सम भी बोल देते हैं। एक केंद्र तो यहां पे काउंट हो गया, तो रिमेनिंग 3 केंद्र में ये न्यूट्रल होगा, या इसको हम बोलते हैं इन केंद्रास इट इज न्यूट्रल। तो यदि वो 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में हो तो आप एकदम से ये नहीं कहेंगे। तो देखिए यहां पे तो बेनिफिट हो गया और इन 3 हाउसेज में वो न्यूट्रल हो गया, तो 12 में से 6 हाउसेज में भी राहु है तो आपको राहु है तो खराब फल नहीं दे रहे। अब हम आ जाते हैं रिमेनिंग हाउसेस जो आपके अशुभ भाव हैं, अशुभ भाव, मेलिफिक हाउसेस। मेलिफिक हाउसेस जनरली माने जाते हैं त्रिशाड, 3, 6 और 11। हाउस नंबर 3 ये है थर्ड, हाउस नंबर 6 ये है और हाउस नंबर 11 ये है। इन्हें हम त्रिशाड हाउसेस बोलते हैं। इन तीनों हाउसेस के अंदर राहु आपके ये मेलिफिक हाउसेस हैं, दीज आर मेलिफिक हाउसेस। तो इन त्रिशाड हाउसेस में उसके जो रिजल्ट आएंगे वो अशुभ रिजल्ट होंगे, आपके अशुभ फल देगा, वो मेलिफिक रिजल्ट देगा। यदि राहु 3, 6, 11 में है तो वो इसीलिए है कि उसकी ड्यूटी है कि आपको वो खराब फल दे। कोई भी ग्रह अपना आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो आपका जो चार्ट बना है जन्म के समय आपके पूर्व जन्म कर्मों के बेस पर सभी ग्रहों को काम करने की जिम्मेवारी दी हुई है। ग्रह कोई भी शुभ और अशुभ नहीं है। अशुभ वो ग्रह है जो कि आपको माफ नहीं करता, या जो सजा देगा तो वो तगड़ी सजा देगा। अशुभ वो ग्रह है जो आपको इनाम देगा तो भी तगड़ा इनाम देगा, मगर शुभ ग्रह वो है जो ना ही तो सजा देगा आपको तगड़ी, ना ही इनाम तगड़ा देने वाला है। जुपिटर है, यदि गुरु आपके लिए यदि वो मेलिफिक भी है, अशुभ भी है आपकी कुंडली में, तो अशुभ भी करेगा मगर उतना अशुभ वो नहीं करने वाला है, इसलिए उसे शुभ ग्रह बोलते हैं। और अशुभ ग्रहों को अशुभ क्यों बोलते हैं? सभी ग्रहों को हर एक कुंडली के अंदर ड्यूटी दी गई है कि भाई साहब आपको ये काम करना है, अब वो काम उसी ग्रह को करना है। अब वो जो अशुभ, हम उन्हें इसलिए बोलते हैं कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर आपको पनिशमेंट देंगे या बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर रिवार्ड देंगे। जो एक बहुत क्रूर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, माफ नहीं करता जल्दी से। और शुभ उन ग्रहों को बोलते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करेंगे, माफ कर देंगे आपको, थोड़ा बहुत सजा देने की जिम्मेवारी दी तो थोड़ी सजा देकर वो छोड़ देंगे। और कोई शुभ और अशुभ का यहाँ पे मीनिंग नहीं है, हर एक कुंडली के लिए अदरवाइज फंक्शनल बेनिफिट और फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट्स अलग अलग होते हैं। एक ही कुंडली के लिए जो प्लेनेट अशुभ है वो दूसरी कुंडली के लिए शुभ हो जाएगा। अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं, ये तो मैंने 9 हाउसेस कंप्लीट हो गए, अब हाउसेस बचते हैं 2 and 12। तो वो 2, ये 12 है और ये 2 है, हाउस नंबर 2 and 12, सेकेंड हाउस एंड 12th हाउस। इन्हें हम सम या न्यूट्रल बोलते हैं। तो जनरली इनमें जब राहु होगा तो वो सम या न्यूट्रल रिजल्ट देगा। और अब एक हाउस बच गया केवल 8th हाउस, दिस इज 8th हाउस। तो 8th हाउस में है, इसको हम अशुभ भाव मानते हैं, तो 8th हाउस में है तो वो आपका अशुभ फल देगा।
मेलिफिक रिजल्ट देगा। तो अब देखिए 12 हाउसेज में जिस राहु को हम कंप्लीटली मेलिफिक मान के चलते हैं, वो केवल 3 ये हाउस और एक चौथा हाउस, 4 हाउसेज में मेलिफिक रिजल्ट दे रहा है। बाकी आउट ऑफ 12 8 हाउसेज में वो मेलिफिक रिजल्ट नहीं देता। और राहु के बारे में दूसरी खास बात यह है कि इस पे किसी भी हाउस की लॉर्डशिप तो है नहीं, किसी भी भाव का राशि का स्वामी तो है नहीं, तो इसका स्वामित्व के बेस पर कोई भी कंसर्न नहीं है। बाकी सब ग्रहों का स्वामित्व के बेस पर हम देखते हैं कि वो बेनिफिक रिजल्ट देगा या मेलिफिक देगा। जैसे इस केस में मंगल, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो वो बेनिफिक होगा, शुभ होगा इस कुंडली के लिए। मगर राहु का जो शुभ और अशुभ होना उसके प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो राहु केवल आपके जब 3, 6, 11 और 8वें भाव में है तो अशुभ फल देगा, केंद्र और दूसरे 12वें भाव में है तो वो न्यूट्रल फल देगा, और जब वो त्रिकोण का स्वामी है, स्वामी नहीं होता, त्रिकोण में है, तो वो शुभ फल देगा। ये एक कंसेप्ट हुआ केवल, मगर ये पूरी बात नहीं है। राहु ये अकेला है तो ये बात सही है। अब यदि राहु किसी के साथ में प्लेस्ड है, जैसे हम बोलते हैं कंजंक्शन या युति हो रही है उसकी, किसी के साथ में वो कंजंक्शन में प्लेस्ड है, आपका कंजक्टेड है राहु आपका, तब आपको डबल देखना पड़ेगा, उसका प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा, और सेकंडली हमें यह भी देखना पड़ेगा कि राहु किस ग्रह के साथ या प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। तो हमें दोनों चीजों को मिलाकर फिर कंक्लूड करना पड़ेगा कि इस कुंडली के लिए राहु के कैसे रिजल्ट आने वाले हैं। अब मैं इसको एग्जांपल को समझाता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पर मैं, ये 5th हाउस है, यहां पे मैंने बताया कि राहु शुभ फल देता है, तो राहु को मैंने यहां पे बिठा दिया। अकेला राहु है तो आप कहेंगे ये शुभ फल देने ही वाला है, मगर इसके साथ सपोज इस कुंडली में मैंने मरकरी को बिठा दिया है, बुध को। अब राहु कैसे फल देगा वो अब 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर तो उसको कहां रखा है, और दूसरा वो किस ग्रह के साथ कंजंक्शन कर रहा है, किस ग्रह के साथ उसकी युति है। इस कुंडली में राहु त्रिकोण में बैठा हुआ है तो वो मैंने कहा कि अच्छे फल देगा, बेनिफिक हो गया, मगर राहु को आपने यहां पे मरकरी के साथ बिठा दिया है। तो मरकरी हम देखेंगे इस कुंडली के लिए कैसा है, मरकरी इस कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ है, इस बात पर भी राहु के रिजल्ट डिपेंड करेंगे। तो हम देखते हैं मरकरी की लॉर्डशिप है ये 12वें भाव की और तीसरे भाव की। तो 12वें भाव पे तो मरकरी सम होता है, मगर तीसरे भाव पे है तो इसलिए मरकरी मेलिफिक हो गया। जिसको इनका आइडिया नहीं है कौन से भाव के लॉर्ड शुभ होते हैं अशुभ होते हैं, वो मेरे लघु पाराशरी के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को मालूम है कि कौन से भावों के स्वामी शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं। तो इस कुंडली के लिए क्योंकि वो 12वें और तीसरे भाव का स्वामी है, इसलिए बुध अशुभ हो गया, मरकरी अशुभ हो गया। अब यहाँ पे राहु एक अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो राहु की शुभता कम होगी, अब वो अशुभ फल भी देगा। दूसरी बात, अशुभ फल भी देगा, इसमें पूरी तरीके से शुभ फल नहीं देगा, तो अब इसके मिक्स रिजल्ट आएंगे। आप प्योरली ये नहीं कह सकते कि इस कुंडली के लिए राहु बेनिफिक ही होने वाला 100%, वो अशुभ फल भी देगा। तो आपको मिक्सचर या मिश्रित या जिन्हें मिक्स्ड रिजल्ट होते हैं वो मिलेंगे। मगर यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर राहु और मरकरी 2 प्लेनेट है, दशा यदि मरकरी की है, मेलिफिक है, तो मरकरी की दशा को राहु और खराब करेगा इस कुंडली के लिए। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठा हुआ है उसको उसके कारकत्व को एनहांस कर देगा। राहु जिस भी के साथ बैठा है उसके कारकत्व को एनहांस कर देगा। यदि वो मेलिफिक के साथ बैठा हुआ है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो उसी अशुभता को बढ़ा देगा। तो इसमें मरकरी की दशा आपकी बहुत ज्यादा खराब जाने वाली है। मगर राहु की खुद की दशा अकेला होता तो बहुत अच्छी जाती, मगर ये मेलिफिक के साथ बैठा हुआ है तो इसकी दशा अच्छी रहेगी, मगर थोड़ा कम अच्छी रहेगी क्योंकि ये मेलिफिक के साथ बैठा हुआ है। अब एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसमें मैंने मरकरी हटाकर अब यहां पर मार्स रख दिया है। अब गेम बदल गया। मार्स इस कुंडली के लिए अति योग कारक है, सॉरी, मार्स इस कुंडली के लिए अति योग कारक है। अब अति योग कारक के साथ राहु बैठ गया
तो अब राहु खुद भी बेनिफिक है और एक बेनिफिक प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी अति योग कारक हो जाएगा। अब इस केस में राहु की दशा जो जाएगी वो एक्सट्रीमली गुड जाएगी, इसकी बहुत अच्छी दशा जाने वाली है। तो ये मार्स की तरह अति योग कारक की तरह इस कुंडली के लिए बिहेव करेगा। तीसरा मैं एक कंसेप्ट यहां पे बताता हूं कि सपोज राहु आपका दो ग्रहों के साथ बैठा हुआ है किसी भी भाव में, दो ग्रहों के साथ, कि आपका वो यहां पे मरकरी के साथ भी बैठ गया और मार्स के साथ भी बैठ गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि राहु कैसे रिजल्ट देने वाला है? एक बेनिफिक है, योग कारक है, और एक अशुभ है या मेलिफिक है इस कुंडली के लिए। मरकरी मेलिफिक है, मार्स बेनिफिक है। अब राहु पर वो ग्रह असर डालेगा जिसकी डिग्रीज राहु के क्लोज है। यदि मरकरी की डिग्री राहु के क्लोज है तो मरकरी राहु की जो बेनिफिक रिजल्ट है उन्हें रिड्यूस करेगा, मार्स का इफेक्ट राहु पर नहीं पड़ेगा। मगर यदि मार्स की डिग्री क्लोज है तो मार्स जो बेनिफिक रिजल्ट इस कुंडली को देने वाला था राहु, उसको बढ़ा देगा और राहु के रिजल्ट मार्स पर डिपेंड करेंगे। तो जब दो ग्रहों के साथ राहु कंजक्टेड हो तो आपको यह देखना है कौन सा ग्रह राहु के ज्यादा क्लोज है, तो राहु उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट देगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि राहु सपोज केंद्र हाउसेज में आ जाता है। ये तो यहां पे मैंने आपको ट्राइन का एक्सप्लेन कर दिया है, त्रिकोण में राहु के कैसे रिजल्ट आते हैं। राहु केंद्र हाउसेज में आ जाता है, यहां पे प्लेस कर दिया राहु को मैंने, और ये इस जगह पे न्यूट्रल होगा राहु, नहीं तो अच्छे रिजल्ट देगा नहीं बुरे देगा, न्यूट्रल होगा। मगर इसको केंद्र स्थान में आप कैसे ग्रह के साथ प्लेस कर रहे हो उस बात पर डिपेंड करेंगे इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। यदि इसको आप त्रिकोण के स्वामी के साथ बिठा देते हो, ये त्रिकोण है आपका यहां पर और इसका स्वामी हो गया जुपिटर, त्रिकोण के स्वामी के साथ बिठा देते हो, या यहां पे देखिए ये मार्स त्रिकोण है, इसको आपने मार्स के साथ बिठा दिया तो ये आपका राजयोग फॉर्म करता है। राहु केंद्र में बैठकर यदि उसको त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो ये केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बनाएगा और ये योग कारक हो जाएगा, आपको राजयोग देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा ये वाला राहु, क्योंकि ये अति योग कारक के साथ बैठकर केंद्र में जब भी राहु किसी भी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठेगा तो वो योग कारक हो जाएगा और ये राजयोग का एक कॉम्बिनेशन है। तो केंद्र हाउसेज में अकेला राहु तो न्यूट्रल होता है, मगर वो यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो वो योग कारक हो जाएगा और ये राजयोग होगा और आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। अब यहीं पे मैं इस राहु को बिठा देता हूं, प्लेस कर देता हूं किसी मेलिफिक प्लैनेट के साथ केंद्र में। तो मेलिफिक यहां पे हो गया सपोज वही मरकरी, तो अब ये इसका रिजल्ट मेलिफिक ही आने वाला है, क्यों राहु खुद न्यूट्रल है और न्यूट्रल को आपने मेलिफिक इन्फ्लुएंस दे दिया तो राहु उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये ले लेगा, ये मरकरी की दशा को और खराब करेगा और इसकी खुद की दशा भी इस केस में खराब ही जाने वाली है। तो मैं फिर से ब्रीफ में रिपीट कर देता हूं राहु से रिलेटेड, तब आप आज के बाद राहु को नहीं तो अच्छा मानेंगे नहीं बुरा मानेंगे। अब राहु की दशाओं का जब भी एनालिसिस करें तो एकदम से रिजल्ट ना दें, राहु कहीं पे दिख जाए तो उसके बारे में एकदम से कंक्लूड ना करें, आप इन चीजों का ध्यान रखें। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए राहु के बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम उसको वैसे ही डिफेम करते हैं मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की जिंदगी बना देता है राहु। तो यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें देखना है यदि वो त्रिकोण में बैठा है, लॉर्डशिप तो उसके पास है नहीं तो वो बेनिफिक होगा, केंद्र में बैठा है तो न्यूट्रल होगा, दूसरे 12वें भाव में भी वो न्यूट्रल होगा, 8वें, तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु अशुभ होगा, मेलिफिक। अब जहां पे भी बैठा है जहां आप उसे बेनिफिक भी बोल रहे हो तो वहां पे दूसरी चीज डिपेंड करेगी, यदि वो अकेला नहीं है किसी के साथ कंजक्टेड है तो जिस भी प्लेनेट के साथ वो कंजक्टेड है उसका उस पर असर पड़ेगा। तो आप जो रिजल्ट देंगे वो एकदम से उसकी प्लेसमेंट या दूसरे प्लेनेट के बेस पर नहीं देंगे, आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। तो त्रिकोण में बैठा है अच्छी पोजीशन पे, उसके साथ कोई बेनिफिक आ गया तो उसके रिजल्ट और बेनिफिक हो जाएंगे। फर्दर राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस पर यह असर डालता है, उसकी जो भी कार्य करते हैं उन्हें एनहांस कर देता है, बढ़ा देगा।
यदि कोई अशुभ है तो उसकी अशुभता बढ़ जाएगी, शुभ है तो उसकी शुभता बढ़ जाएगी। इसलिए शुभ के साथ जब राहु बैठा होता है तो वो बेटर रिजल्ट देता है, राहु खुद भी बेटर रिजल्ट देगा। इसी तरीके से यदि वो केंद्र में बैठा है तो न्यूट्रल है, मगर केंद्र में उसके साथ अशुभ ग्रह आके बैठ गया तो वो आपके अशुभ रिजल्ट देगा। जो अशुभ ग्रह बैठा है उसके अशुभ रिजल्ट भी बढ़ा देगा। मगर केंद्र में वो किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ आकर बैठ गया तो वो केंद्र और त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा राहु से रिलेटेड ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही उत्साहवर्धन करते हैं और मैं नई नई चीजें लेकर आता हूं। मेरे जो भी वीडियोस होते हैं वो आप लोगों की क्वेरीज पर बेस्ड होते हैं। आप जैसा कहते हो मैं उस तरीके की चीजें बना देता हूं। किसी को भी रेमेडियल क्वेरी चाहिए मंत्र बेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आई विल गिव द रेमेडीज। और साथ ही साथ जो भी लोग यदि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सारे वीडियोस आप एक बार देख डालें तो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी पता चल जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।